तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी भूगोल का। किसका? भूगोल का। यहाँ मैं लिख देता हूँ, भूगोल का करने वाले हैं, क्योंकि इतिहास का मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। इतिहास पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। जाके प्ले लिस्ट पर जाके देख लीजिए। अब भूगोल पे नंबर लगा है। भूगोल का पहला लेसन जो है उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। ये दूसरा चैप्टर है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाहर वीडियो नहीं जानेंगे, ठीक है। मतलब इसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाएगा अगर ये वीडियो देख लेते हैं पूरा तो। और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी चला है, चैप्टर वाइज भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तैयारी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है आप लोगों की। तो वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। और जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, क्योंकि लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय, दीर्घ उत्तरीय सब प्रकार के प्रश्न आप डिस्कस होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर, ठीक है। चलिए उसको नोट कीजिए और उसका आंसर हमारे साथ बताइए और नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना हो, पूरा का पूरा नंबर हम लोग अच्छे से 90% लाएंगे बोर्ड एग्जाम में। कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, बताना है। असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में कि मध्य प्रदेश में, बताए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। वर्ष 1960 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1988 में, वर्ष 1986 में। मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबको मालूम है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो वर्ष 1972 में। कब? वर्ष 1972 में, ठीक है। आई होप आपको प्रश्न नंबर दूसरा क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ प्रश्न नंबर तीसरा देखिए कि निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। वन संसाधन को, जल संसाधन को, भूमि संसाधन को कि मानव संसाधन को, बताए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। वन संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन कि मानव संसाधन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। तो सबको मालूम है कि वन संसाधन को, किसको? वन संसाधन को हम हरा सोना के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कह रहा है कि वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। मृदा अपरदन, वर्षा में कमी होती है, प्रदूषण में वृद्धि होता है कि यह सभी, बताए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मतलब मृदा अपरदन भी होता है, वर्षा में कमी भी आ जाती है, प्रदूषण में वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है कि निम्न में से कौन से वन ग्रीष्मकाल के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और ऑप्शन डी पर्वतीय वन। मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका आंसर सभी लोगों को आना ही चाहिए। निम्न में से कौन वन ग्रीष्मकाल में आरंभ में अपनी पत्तियां क्या कर देता है? गिरा देता है। तो वह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। तो देखिए हमने महत्वपूर्ण कुछ, इस चैप्टर के ज़्यादा महत्वपूर्ण तो बहुविकल्प नहीं है, बस इतने 5, सबसे ज़्यादा 5 में से ही पूछा जाता है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। चलिए तो बहुविकल्पीय का प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखने वाले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए देखिए अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि गंगा के डेल्टाई भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। करा कि गंगा के डेल्टाई भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि गंगा के डेल्टाई भागों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? ज्वारीय वन पाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा इसके लिए क्या है? सुप्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। तो गंगा के डेल्टाई भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आपको समझ में आ गया। सुंदरवन डेल्टाई के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और गंगा के डेल्टा भागों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। कैसे? देखिए ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटा आंसर है, देख रहे हैं 2 नंबर के लिए प्रश्न आता है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय 2 नंबर का ही होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए,
वनों पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। कह रहा है कि वनों पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। तो वनों पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम निम्नलिखित है। कौन कौन? जैसे कागज उद्योग हुआ, खेल उपकरण उद्योग हुआ, माचिस उद्योग, तारपीन तेल उद्योग इत्यादि, ये सब वनों पर आधारित तो प्रमुख उद्योग थे। कुछ नाम पूछा था तो अब मैंने नाम बता दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये प्रश्न नंबर दूसरा था। और प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे तो आईयूसीएन का तात्पर्य क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आईयूसीएन का तात्पर्य क्या है। तो देखिए, आईयूसीएन का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ है। इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ है। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या है? संघ है, संघ व्यवस्था। तो आई होप क्लियर हो गया प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर चौथा देखिए क्या है कि भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार को होते हैं। करें कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं उनको बताना है। तो भारत में विभिन्न प्रकार के वनस्पति पाई जाती हैं जो निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्वपाती या मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और ज्वारीय वन। ठीक है, ये भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार हैं। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न नंबर चौथा क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर पाँचवें की तरफ। और प्रश्न नंबर पाँचवा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वन संसाधन से आप क्या समझते हैं? वन संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधों, वृक्षों एवं झाड़ियों के सघन आवरण को वन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वनों की आर्थिक व पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण ही इन्हें संसाधन माना जाता है तथा ये वन संसाधन कहलाते हैं। ये वन क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो यह अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण 5 हमने आप लोगों को बता दिया। इस चैप्टर से 5 ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतना तैयार कर लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखिए, लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप मार्क लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। या तो प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है। तो चलिए देखते हैं जैव विविधता क्या है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर में लिखेंगे, देखिए डिटेल से हमने लिख के लेकर आया है कि पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर स्तनधारी प्राणियों का निवास जैव विविधता से भरा है। पौधों की जो विभिन्न प्रजातियों तथा जीवों की श्रृंखला एक ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जिसे जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता पारिस्थितिकीय तंत्र का क्या एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें विभिन्न जीवधारी परस्पर निर्भरता के कारण जाने जाते हैं। जैव विविधता के कारण ही जीवधारियों का अस्तित्व है और मनुष्य वनस्पति तथा जीवों पर अत्यधिक निर्भर है। पर्यावरण संतुलन के लिए भी संयमन आवश्यक होता है। मानवीय क्रियाओं में जैव विविधता अर्थात वनस्पति तथा जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं और मनुष्य की संवेदन शून्यता तथा प्रकृति के विभिन्न आयामों के असहज दोहन का प्रभाव पर्यावरण पर परोक्ष अपरोक्ष रूप से पड़ता है। वनस्पति प्रजातियों की कटाई तथा जीवों के लुप्त होने की प्रक्रिया मनुष्य की असहजता के कारण ही संभव हुई है और वनों के विनाश का प्रभाव वन्य जीव के जीवन पर भी पड़ा, मतलब वन्य जीवों के जीवन पर भी पड़ता है तथा कई प्रजातियां तो पूर्णतः लुप्त होने की निकट पे हैं। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जो कि लुप्त होने की निकट पे हैं और भूमि प्रदूषण के कारण भूमि वहाँ छोड़िए, वो तो लुप्त होने के निकट पर है। तो देखिए पूरी की पूरी जो हमने बताया आप लोगों को, ये पूरा जैव विविधता के बारे में डिटेल में था। ठीक है, और जैव विविधता प्रश्न बनता है। ठीक है, इसमें मजाक वाली कोई बात नहीं है, सीरियस आप रहिए लाइफ में। ये जैव विविधता प्रश्न बहुत बनता है। ठीक है, तो जैव विविधता को नोट कर लीजिए पूरा का पूरा कंडीशन। ठीक है, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर पहला। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है कि वनों के ह्रास से आप क्या समझते हैं, इससे उत्पन्न होने वाले किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कह रहे कि वनों के ह्रास से आप क्या समझते हैं, इससे उत्पन्न होने वाले किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख करना है। तो देखिए आधुनिक समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। इसी कारण वन संपदा की धीरे धीरे क्षरण हो रहा है।
आप लोग देख ही रहे हैं कि पेड़ कितना कट रहे हैं, सब अपने यूज में, सामान को फर्नीचर बनाने में और जगह जगह पे यूज करने के लिए अंधाधुंध पेड़ को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। और वनों के क्षरण की प्रक्रिया को वनों की हानि या ह्रास कहते हैं। वही वनों की जो वनों की हानि हो रही है उसी को हम वनों का ह्रास कहते हैं। ठीक है। और वनों की हानि से उत्पन्न होने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं, मतलब किनके कारण वन क्या हो रहे हैं, वनों का ह्रास हो रहा है, हानि हो रही है। तो पहला तो मृदा अपर्दन है। पहला पॉइंट क्या है, मृदा अपर्दन। कह रहा है कि मृदा अपर्दन कैसे, कि वन जो है मृदा के कणों को अपनी जड़ों तथा वनस्पति से बांधे रखता है और इनके उन्मूलन या क्षरण से प्रभावित क्षेत्र में मृदा क्षरण तीव्र गति से होता है। इसी कारण मूल्यवान संसाधन का क्षरण भी हो जाता है। ठीक है। और दूसरा है कि वर्षा में कमी। अब मृदा अपर्दन का मतलब समझ रहे हैं, उसके जड़ जो है मिट्टी में मिले होते हैं और मृदा का क्षरण होगा तो उसके जड़ आपको दिखाई देंगे, तो जड़ धीरे धीरे जड़ कभी आनी होगी। ठीक है। पेड़ पौधे अच्छे से नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो दूसरा है आपका वर्षा में कमी। वर्षा में कमी मतलब कि वन जो है वर्षा को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके अभाव से वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जिससे सूखे व अकाल की समस्याएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो वर्षा में कमी भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वनों के ह्रास का कारण है। इसके बाद तीसरा है कि पारिस्थितिकी की क्षति। पारिस्थितिकी की क्षति कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण घटक है। वन जो है पारिस्थितिकीय के महत्वपूर्ण घटक है और इनके ह्रास से छात्र का पूरा पारिस्थितिकीय तंत्र प्रभावित होता है, जिस कारण पर्यावरण की अपूरणीय क्षति होती है। उसी प्रकार तो वनों के ह्रास से आप क्या समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। और ये प्रश्न नंबर दूसरा था। आई होप आपको प्रश्न नंबर दूसरा क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीसरे के। और प्रश्न नंबर तीसरा है कि पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण की गुणात्मकता में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया पर्यावरण में गिरावट आना कहलाती है। और सामान्यतः यह पर्यावरण का निम्नीकरण भी कहलाता है। जल, वायु, मृदा एवं भूमि प्रदूषण के कारण पर्यावरण के विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण की गुणात्मकता क्षमता घट जाती है और ऐसे वातावरण में जीवन क्या हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। ठीक है। ये प्रश्न नंबर तीसरा था और हमसे पूछा था कि पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे बाहर तो प्रश्न बनने वाला नहीं है इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 4, वनों के किन्हीं 4 लाभों को वर्णन कीजिए। या तो कहता है कि वनों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहली हेडिंग डालना है कि वनों या प्राकृतिक वनस्पति के लाभ या महत्व। कह रहा है कि वन मानव जीवन के अनिवार्य अंग है। वन जो है मानव जीवन का क्या है, एक अनिवार्य महत्वपूर्ण अंग है। इनके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है। इनके महत्व या उपयोगिता को निम्नलिखित शीर्षकों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रत्यक्ष लाभ। ठीक है। प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। कौन कौन? तो पहला लाभ है ऑक्सीजन की पूर्ति। क्या करता है? ऑक्सीजन की पूर्ति। वनों से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जो कि समस्त जीवधारियों के लिए क्या है, प्राणवायु है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों का वन। कह रहा है घरेलू उपयोग की वस्तुओं की प्राप्ति। वनों से घरेलू उपयोग के लिए चारा, ईंधन हेतु लकड़ी तथा वन्य जीवों के लिए आवास प्राप्त होता है। ठीक है। लकड़ी से पेड़ पौधे से काटे घर बनाया जाता है, ईंधन तैयार किया जाता है। ठीक है। ये चीज़ है। तीसरा, उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है उद्योगों हेतु कच्चा माल। कह रहा है कि वनों से कागज, रबड़, आपका कत्था, माची, खेल उपकरण, तारपीन का तेल आदि उद्योगों हेतु कच्चा माल उपलब्ध होता है किससे? वनों से। ठीक है। फिर है औषधियों की आपूर्ति। कह रहा है कि वनों से मानव स्वास्थ्य के लिए हितकारी अनेक औषधिकारी प्राप्त होती है, जिनके अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। चलिए, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रत्यक्ष लाभ। इसके क्या देखने वाले हैं? प्रत्यक्ष लाभ। तो अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। ठीक है। वो तो प्रत्यक्ष लाभ था, अब ये है आपका अप्रत्यक्ष लाभ। तो अप्रत्यक्ष लाभ क्या है? वर्षा में सहायक। वर्षा में सहायक। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, जिससे जल की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। और दूसरा, भूमि कटाव पर रोक। भूमि कटाव पर रोक। वनों के वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांध रखती हैं, जिससे वर्षा के दौरान भूक्षरण नहीं होता है।
फिर तीसरा है बाढ़ नियंत्रण, वन जो है बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होते हैं, ये बाढ़ के जल की तीव्रता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। फिर है पर्यावरणीय संतुलन, वन पर्यावरणीय संतुलन को स्थगित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करते तथा जैव विविधता बनाए रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 4 क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अच्छे से नोट कर लीजिए, इन प्रश्नों को तैयार करके ही आप बोर्ड एग्जाम में पहुंचिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है कि भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। करा कि भारतीय वन जो है उनके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला, विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता, विभिन्न प्रकार की वनों की उपलब्धता। कह रहा है कि भारत की भौगोलिक एवं जलवायु विविधता तथा उच्चवावच के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं और इनमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शंकुधारी वन तथा अल्पपाइन वन प्रमुख हैं। ये तो विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता हमने बताया। दूसरा है कि आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा, आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। कह रहा है कि भारतीय वनों में आर्थिक रूप से लाभदायक वन संपदा पाई जाती है। वनों से इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, औषधियाँ आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। यह आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा में डाल देना। तीसरी हेडिंग आपको लिखना है पर्णपाती वनों की अधिकता। कह रहा है कि भारतीय वनों में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हैं और ये वन जो है वो शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। कौन? पर्णपाती वनों की अधिकता। और चौथा है कि वन्य जीवों से समृद्ध वन। भारतीय वन वन्य जीवों से काफी समृद्ध है। वनों की भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार इनमें विविध प्रकार के वन्य जीव, पशु पक्षी तथा कीट पाए जाते हैं। और लास्ट हेडिंग है प्रजातीय विविधता। भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्षों की तथा पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि जैव विविधता को प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि 5 महत्वपूर्ण हमने आप लोगों को लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता दिया। और अब लास्ट पोर्शन पे आते हैं और हम लोग देखने वाले इस चैप्टर के महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और पहला ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में वनों के ह्रास के प्रमुख कारणों एवं उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो भारत में वनों के ह्रास का, अभी हम वनों को ह्रास देखे हैं लेकिन छोटा प्रश्न था 2 नंबर के लिए, लेकिन ये 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछता है कि भारत में वनों के ह्रास के प्रमुख कारणों एवं उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो पहला आपको डालना है वनों का ह्रास। क्या डालना है? वनों का ह्रास आपको पहली हेडिंग डालना है, लिखना है कि आधुनिक समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। इस कारण प्राकृतिक प्रदत्त वनीय संसाधन नष्ट हो रहा है। इसी कारण वन जो है संपदा का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। वनों के क्षरण की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वनों का ह्रास कहते हैं। बात खत्म। लिखना पहले हेडिंग वनों के ह्रास के कारण। वनों के ह्रास का क्या कारण है? कह रहा है कि उपग्रहों से समय समय पर वनों का संरक्षण किया जाता है। इन संरक्षणों से ज्ञात हुआ कि भारत में प्रतिवर्ष 13 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो रहा है। वनों के विनाश में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में लगभग 10 लाख हेक्टेयर तथा राजस्थान व हिमाचल प्रदेश में 5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का विनाश हुआ है। भारत में वन विनाश के प्रमुख कारण है कौन कौन? तो पहला कारण यह है कि वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन। कह रहा है कि जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटकर उन्हें कृषि योग्य क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। और दूसरा है स्थानांतरी या झूम कृषि। ये क्या होता है कि पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है और इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि वनों को जला दिया जाता है और फिर वहाँ कृषि की जाती है। कुछ समय पश्चात जब इस भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है तो नए वन क्षेत्रों को जलाकर वहाँ खेती की जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है और इससे वन संपदा को भारी क्षति होती है। ठीक है, इससे वन संपदा को क्या होती है? भारी क्षति होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन जो करा रहा हूँ आपके सीधे एग्जाम में आपको आएगा। ठीक है, तो हस्तांतरण या झूम कृषि हो गया। तीसरा है ईंधन व इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग। ईंधन व इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग क्या है कि ईंधन की लकड़ी के लिए
वनों का विनाश किया जाता है। आज भी भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग घरेलू ईंधन की आवश्यकताओं के लिए वनों की लकड़ी का उपयोग करता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है वनों का चारागाहों में परिवर्तन। अनेक क्षेत्रों में वनों में अनियंत्रित पशुचारण कारण भी वनों का विनाश हो रहा है। इसके बाद है औद्योगिकरण एवं खनन के कारण कि उद्योगों को लगाने के लिए भी विशाल मात्रा में वनों को काटा जाता है ताकि वहाँ बड़े बड़े उद्योगों, ऊर्जा संयंत्रों आदि स्थापना की जा सके। और इसके अतिरिक्त भारत के अधिकांश खनिज संसाधन प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में है। वहाँ खनिजों के खनन के लिए बड़ी मात्रा में उन्मूलन किया जा रहा है। ठीक है। और इसी तरह पॉइंट, हर एक पॉइंट आपको याद रखिएगा, हेडिंग बना के लिखना है आप लोगों को। बांधों का निर्माण करा कि बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नदी घाटियों में जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिस कारण नदी घाटियों में डूब क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर वन संपदा क्या हो रही है, नष्ट हो जा रही है, मतलब नष्ट होती जा रही है। ठीक है। 7वां हेडिंग है रेलवे तथा राजमार्गों का निर्माण व प्रसार। तो लिखेंगे कि रेलवे लाइनों तथा राजमार्गों का निर्माण करने या इनका विस्तार करने के दौरान भी बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान होता है और जिस कारण वन संपदा में क्या होता है, ह्रास होता है। ठीक है। चलिए अब हम देखने वाले प्राकृतिक कारण कि प्राकृतिक कारण क्या होता है। तो प्राकृतिक कारण में कि भूकंप, भूस्खलन, वनाग्नि जैसे प्राकृतिक कारणों से भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में वन नष्ट हो जाते हैं। वनों के ह्रास से उत्पन्न प्रभाव, वनों के ह्रास से होने वाले प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। देखिए वनों का ह्रास होगा तो मृदा अपरदन भी होने वाला है। वनों का ह्रास होगा तो मृदा अपरदन भी होता है। कैसे कि वन जो है मृदा के कणों को अपनी जड़ों तथा वनस्पति से बांधे रखते हैं और इनके उन्मूलन या क्षरण से प्रभावित क्षेत्र में मृदा क्षरण की जो तीव्र गति हो जाती है और इस कारण मूल्यवान मृदा संसाधन का क्षरण हो जाता है। मतलब वन संसाधन होगा, जो वन संसाधन आपका वनों में ह्रास हो रहा है तो मृदा में भी ह्रास होगा, मृदा अपरदन में भी कमी होगी। ठीक है। फिर कह रहा है वर्षा में भी कमी हो जाती है। कैसे कि वन वर्षा को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनकी अभाव में वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जिससे सूखे और अकाल की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। चलिए अगली हेडिंग है पारिस्थितिकी क्षति। अगली हेडिंग है पारिस्थितिकी की क्षति। कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण घटक है और इनके ह्रास का उन्मूलन से क्षेत्र का पूरा पारिस्थितिकीय तंत्र नष्ट हो जाता है और जिस कारण पर्यावरण की क्या होती है, अपूरणीय क्षति होती है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि भी हो जाता है कि वन पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं। जो वन होता है वो पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है तथा वातावरण की प्रदूषित वायु को शुद्ध करते हैं और इनके ह्रास का अर्थ है कि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि, तो वनों में कमी होगा तो प्रदूषण में वृद्धि होगा। और नेक्स्ट हेडिंग है कि जल स्रोतों का सूखना। कह रहा है कि वन सतही जल को एकत्र करते हैं। वन जो है सतही क्षेत्र को क्या कर देते हैं, एकत्र करते हैं और प्राकृतिक जल स्रोत जैसे तालाब हुआ, झरने, छोटी नदियाँ का उद्गम वन क्षेत्रों में होता है और वनों के क्षरण के कारण जल संकट उत्पन्न होता है। ठीक है। लास्ट हेडिंग लिखेंगे और फिर पूरा जाके 6 नंबर पूरा मिल जाएगा आप लोगों को कि औषधीय पादपों का उन्मूलन। कि वनों में अनेक प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं और जिससे अनेक जीवन रक्षक दवाओं का निर्माण होता है और वनों के उन्मूलन के कारण इन औषधि पादपों की संख्या में भी कमी आती है और जिस कारण रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है जो कि स्वास्थ्य पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न था जो कि अब 6 नंबर आपको मिलेगा, इतना लिखेंगे तब, क्योंकि 6 नंबर के लिए तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का कि भारत में पाए जाने वाले वनों का वर्गीकरण कीजिए। कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले वनों का वर्गीकरण करना है तो लिखेंगे कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न घास, झाड़ियाँ, पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है और इनकी विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल लेती हैं। कह रहा है कि इनकी जो विभिन्न प्रजातियां हैं वहाँ के पाए जाने वाली मिट्टी और जलवायु और परिस्थितियों के अनुरूप क्या होती हैं, स्वयं को ढाल लेती हैं और ये लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से क्या होती हैं, उगती हैं। फिर हेडिंग बनाना है आप लोगों को कि भारतीय प्राकृतिक वनस्पति अथवा वन। कह रहा भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय
पर्वत श्रृंखला पर, हिमालय पर्वत श्रृंखला पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिम घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय तथा वर्षा वन पाए जाते हैं और डेल्टाई क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय तथा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले वनों के प्रकार, पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। वनों के प्रकार, जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भारतीय वनों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षा। अब उष्णकटिबंधीय वर्षा क्या है? सदाबहार जिसे कहते हैं, जिसे सदाबहार वन करा है कि ये पश्चिम घाट के ढाल पर मेघालय, अंडमान निकोबार तथा उत्तर पूर्वी भारत में मिलते हैं। और ये वन उन उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ये वन साधन तथा परतदार होते हैं। इन वनों में भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ तथा बेलें, इनके ऊपर छोटे कद के पेड़ पौधे और सबसे ऊपर ऊंचे वृक्ष होते हैं। इन्हें सदाबहार पेड़ों की लंबाइयाँ 60 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती हैं। 60 मीटर से अधिक ऊंचाइयाँ होती हैं। इन वनों में रोजवुड, महोगनी तथा एबोनी प्रजातियों के वृक्ष प्रचुरता से पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय वनों का वैश्विक विस्तार जो है विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य उष्णकटिबंधीय में विस्तृत है। तो ये तो था उष्णकटिबंधीय वर्षा के बारे में, पूरा अच्छे से डिटेल में हमने बताया आप लोगों को लिख के। और दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे मानसूनी वन कहते हैं। ये क्या कहता है कि इन्हें उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन है। ये वन उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहां 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है। और ये वन शिवालिक के पर्वतीय भागों तथा प्रायद्वीप पठारीय भागों में पाए जाते हैं। और ये वन हिमालय के गिरिपाद, उत्तर पूर्वीय भारत तथा पश्चिमी घाटी के पूर्वी ढालों पर उगते हैं। इनमें सौगन, साल, शीशम हुआ, मछुआ हुआ, आंवला, बांस, चंदन, सेमल आदि प्रजातियां के वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन देश के प्रायद्वीपीय एवं उत्तर भारत के मैदानों में पाए जाते हैं। सागवान, अमलतास, बेल, खैर आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। आर्थिक रूप से यह समृद्ध वन है। इन वृक्षों में प्राप्त होने वाले चंदन वृक्ष अत्यंत कीमती होता है और जिनसे सौंदर्य प्रसाधन एवं औषधियाँ निर्मित होती हैं। इनमें साल, शीशम आदि इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, ये तो दूसरी हेडिंग थी। और तीसरी हेडिंग डालना है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अब ये कौन सा वन होता है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और इन वनों में कई प्रकार घास झाड़ियां हैं शामिल हैं। इसमें दक्षिणी पश्चिमी पंजाब हुआ, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इनमें पाए जाने वाले इस मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी एवं पलास इत्यादि है। ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। ठीक है, चौथा है पर्वतीय वन। चलिए देखते हैं कि पर्वतीय वन क्या होता है। कह रहा है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ वनों के कटिबंधीय मिलते हैं। हिमालय के गिरिबाद में 1000 मीटर तक पर्णपाती वन पाए जाते हैं और 1000 से 2000 मीटर तक उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं और 1600 से 3300 मीटर तक शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन मिलते हैं और इनमें चीड़, देवदार, चिनार, स्प्रूस तथा ब्लू पाइन पाए जाते हैं। 3600 मीटर के ऊपर अल्पलाइन वन पाए जाते हैं
और इसमें सिल्वर, कर्व, जूनिफर, पाइन, बर्च आदि मिलते हैं। दक्षिण भारत के पर्वतीय वन विंध्याचल, पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी में पाए जाते हैं। और यहाँ नीलगिरी, अन्नामलाई तथा पालनी हिम पर सुलास वन पाए जाते हैं। कौन सा वन? सुलास वन पाए जाते हैं। और पांचवा प्रकार है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन तो सिंपल है कि यह वन नदियों तथा डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार में यह वन पाए जाते हैं। और यहाँ सुंदरी वृक्षों की प्रचुरता रहती है। गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा का नाम इन्हीं वनों के नाम पर सुंदरवन पड़ा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये चैप्टर पूर्ण रूप से संपूर्ण यहाँ पे क्लियर हो गया। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में हमने इंक्लूड किया था, वो अच्छे से बताया। इसको नोट करके नोट्स बना लीजिए, इससे बाहर आप लोगों का नहीं जाने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसे लगे बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।